नोवेल जाने रेहान, एस्कलम हयात नूरशाह। किस्त नंबर 2। पिछले एक हफ्ते से हयात ने पूरे घर को अपनी शरारतों और चालाकियों से पीछे लगाया हुआ था। वह हर रोज़ रेहान के सामने यही जाहिर कर रही थी कि वह वक्त पर अपना हर काम अच्छे से अंजाम दे रही है। कॉलेज जाना, खाना खाना और फिर आके सो जाना, जबकि असल हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो अपने मिड टर्म के अहम पेपर्स मिस कर चुकी थी, जिसकी कानो कान घर में किसी को खबर तक ना हुई थी। उसकी वैसे ही कॉलेज से जान जाती थी, ऊपर से रेहान के जाने के बाद तो कॉलेज का जैसे नाम ही रह गया हो। उसने पूरे हफ्ते कॉलेज का रुख तक नहीं किया था। ऊपर से पेपर्स की तैयारी करने के बजाय वो सारी सारी रात टैब पे बैठी इंडियन सीरियल्स देखती थी। रेहान एक एक करके सारी फुटेज अपनी गहरी और डेविल वाली नज़रों से झांच रहा था, जबकि जैसे जैसे उसके सामने हयात की कारनामों की लिस्ट आती जा रही थी, उसकी आंखें मज़ीद सुर्ख होती जा रही थी। उसकी रगें जैसे फटने को तैयार हो। वो अपनी गर्दन पे हाथ फेरता अब अपने आप पे काबू पाए हुए एक सर्द और गहरी सांस ले रहा था। पहले भी हयात कई बार ड्रामे देखने की वजह से रेहान के हाथों पड़ चुकी थी, मगर वो दुश्मने जान फिर डीठ बनती, सब कुछ बुलाए मौका मिलते ही दोबारा उन्हीं ड्रामों में जा घुसती थी। सारी रात ड्रामा में गुजारने के बाद वह आराम से अगली सुबह कॉलेज से छुट्टी करते हुए अब वो हर काम करती जिससे रेहान उसे सख्ती से मना करके किया था, हत्ता कि वो अपनी दवाइयाँ तक छुप के बेड के नीचे फेंक देती थी। रेहान हर एक वीडियो पर गहरी नज़र डालता, अब उसका टैब ड्रॉर से निकालता चेक कर रहा था, जहां उसने एक ही रात में 10-10 किस्तें ख़त्म कर डाली थी, जिसे देख वो अब दोबारा उसका टैब ड्रॉर में लॉक करता अब कमरे में आया था। कमरे में आते ही उसने पहले उसका कॉलेज बैग चेक किया था, जो बेशुमार पापड़ों से भरा हुआ था, जिसे देख रेहान ने खा जाने वाली नज़रों से सोई हुई हयात को देखा था। उसके बाद उसकी किताबों को, जिसे देख उसे लग रहा था जैसे उसने किताबों को हाथ तक नहीं लगाया हो। सुबह का सूरज यकीनन उस छोटी सी हयात पे बहुत भारी पड़ने वाला था। नेक्स्ट डे सूरज की पहली किरण जैसे ही उसके चेहरे पर गिरी तो वो हल्के से मुनमुनाती हुई दोबारा अपने सर तक कंफर्टर लेती अब पूरे बिस्तर पर टांगे फैला गई थी। जबकि रेहान, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था, ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए, जिसमें उसका कसरती जिस्म साफ नुमाया हो रहा था, उसकी सफ़ेद गर्दन पर सब्ज रगें उभर कर दिखाई दे रही थी, बाजू को कोहनियों तक फोल्ड किए वो अपनी रोबदार शख्सियत के साथ शर्ट के बटन बंद करते हुए एक खूबसूरत नौजवान लग रहा था। 28 साल का होने के बावजूद भी वो कहीं से 28 साल का नहीं लगता था। वो बाकी नौजवानों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। कोई भी अगर उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। उसकी शक्ल सूरत में हल्की सी तुरुक छलक थी और उसके अंदाज में नफासत वाज़िया थी। उसकी ऑफिस की हर चलती फिरती लड़की उस पर फिदा थी, जबकि वो सिर्फ अपनी उस दुश्मन जान पे। अपने आसपास से आती मुसलसल आवाज़ों पे हाथ अब मनाते हुए बेड से उठी थी। मैं सो रहा हूँ।
जबकि जैसे ही उसकी नज़र सामने रेहान पे पड़ी थी वो उसे दीवाना वार देखती ही रह गई थी। सुबह सुबह वो उसके दिल पे बिजलियाँ गिरा रहा था। गो एंड गेट रेडी, वी हैव टू गो। उसे उठता देख अब वो सीधा अपनी भरी और रुबदार आवाज़ में संजीदगी से बोला था। जबकि उसके बोलने पे वो अब कम्फर्टर को ज़ोर से पकड़े हैरत भरी कैफियत से उसे देख रही थी। अभी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं हम? चेकअप, वो अपनी भारी और संजीदगी आवाज़ में यही बोला था। क्या मतलब? वो सच में उसे चेकअप के लिए ले जा रहा था? चेकअप का नाम सुनते ही वो गुमसुम होती, अब अपनी उंगलियां एक दूसरे के साथ कुचलती, अपना निचला हॉर्न बाहर निकाले मोटे मोटे आंसू आंखों में भर गई थी। सुनाई नहीं दिया तुम्हें मैंने क्या कहा है? गेट अप, वी हैव एन अपॉइंटमेंट इन अ लिटिल वाइल। उसे वैसे ही बुत बना बैठा देख अब वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला था। जिस पे वो जो अपने मोटे मोटे आंसू रोके बैठी थी, अपॉइंटमेंट का नाम सुनते ही अब वो होंठ निकाले, आंखें मिचे, मुंह खोले अपना स्पीकर खोल गई थी। जबकि हयात की इस हरकत पे रेहान ने घूर के इस छोटी आफत को देखा था जो मुंह खोले रोने में मसरूफ थी। जिस पे वो एक नज़र उसे देखता, बिना उसे कुछ कहे हाथ बांधे दीवार के साथ टेक लगाए उसे घूर रहा था, जो रोते रोते अपना चेहरा सुर्ख कर गई थी। जबकि हयात जो अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करते अब रोना शुरू हो गई थी, रेहान के ना चुप करवाने पे अब उसका स्पीकर मज़ीद बढ़ गया था। वह अब रोते हुए बेड पे हाथ पैर मारती ज़िद्दी अंदाज में अपना हुक्म सुना गई थी। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। जबकि इसके ये बोलने पे रेहान ने आईब्रो चढ़ाकर उसे देखा था। तुम क्या? तुम्हारे अच्छे भी जाएंगे। और अगर तुम्हारा ये मातम ख़त्म हो गया हो तो उठकर तैयार होना शुरू हो। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पूरा दिन यहाँ खड़े रहकर तुम्हारा रोना सुनता रहूँ। वो अपनी भारी और रोबदार अंदाज में उसे कहता, अब उसका छोटा सा हैंड कैरी उठा गया था जिसमें उसने एक सनस्क्रीन और बेबी लोशन रखा था। जबकि हयात उसकी बात सुनते ही अब मज़ीद गला फाड़ते हुए अब बेड से कुशन उठा उठा के ज़मीन पे फेंक रही थी, जिस पे रेहान अब गुस्से से लंबे लंबे कदम लेता उसके पास आया था और एक झटके से उसे बाजू से पकड़कर बच्चों की तरह उसे अपनी बाहों में लिए वॉशरूम में ले गया था, जैसे उसका वज़न किसी रुई की मंद हो। जबकि उसके अचानक उठाने पे अब वो चीखते हुए अपने हाथ पर चलाती उसकी ग्रिप से निकलने की कोशिश कर रही थी। नहीं जाना प्लीज़, वो उसे वॉशरूम में ले जाता। पहले उसका छोटा सा मुंह अच्छे से धुलवा गया था, फिर उसका चेहरा थामे अब संजीदगी से उसे ब्रश करवाता उसे घूर रहा था, जो होंके भरते भरते रो रही थी। पाँच मिनट है तुम्हारे पास, सिर्फ 5 मिनट। अगर 5 मिनट से 1 मिनट भी लेट हुई तो ट्रस्ट मी, मैं खुद आकर तुम्हें फ्रेश कर दूंगा, एंड आई रियली मीन इट। उसका हाथ मुंह धुलवाने के बाद अब उसके हाथ में उसकी पिंक ड्रेस पकड़ाए अब शहादत की उंगली से दिखाते हुए वार्न करता बाहर चला गया था।
जिस पे अब वो कुछ देर बाद पिंक ड्रेस पहने, अब मुंह फुलाए छोटे छोटे कदम लेती वॉशरूम से निकलती सीधा ड्रेसिंग टेबल के आगे आ खड़ी हुई थी। जबकि रेहान जो इंटरकॉम पे इज़ा से कह के नाश्ता लगवा रहा था, हयात को पिंक ड्रेस में फुला हुआ लाल चेहरे लिए आते देख अब उसके मुंह से भी सूखता माशाल्लाह निकला था। अपने चेहरे पे अच्छे से बेबी लोशन लगाने के बाद अब वो रेहान को ही देख रही थी जो इंटरकॉम पे मेन्यू की लिस्ट बता रहा था। जिस पे अब वो मुंह फुलाए उसके पास आती बोली थी, फ़ोन ही कर दे मेरी। रेहान ने एक नज़र उसके फुले हुए लाल चेहरे को देखा, फिर फ़ोन काटते हुए अब हयात को सोफे पे ले गया था। उसे सोफे पे बिठाए अब खुद उसके सर पे खड़ा वो उसकी पोनी कर रहा था। जब उसने कुछ सोचते अब मुंह उठाकर उसकी तरफ मासूमियत से देखा था। हबी अपनी गंभीर आवाज़ में उसके बाल बनाते हुए बस यही बोला था। मुझे डॉक्टर पास नहीं जाना प्लीज़, मुझे पता है आप मुझे इंजेक्शन लगवाने जा रहे हो। वो अपने होंठ बाहर निकाले अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू भरती अब उसे देखती हुई बोली थी। जिस पे रेहान उसकी बात को नज़रअंदाज करता अब उसकी पोनी किए बोला था, लेट्स गो वी आर गेटिंग लेट। वो अब उसका छोटा मोमी हाथ अपने एक हाथ में जबकि उसका बैग अपने दूसरे हाथ में पकड़े अब नीचे ले जा रहा था। जबकि हयात जो उसके पीछे सू करती आ रही थी, सामने ही नूर बेगम को नमाज़ पढ़ते देख अब वो एक झटके से अपना हाथ छुड़वाती आंधी तूफान की तरह सीढ़ियाँ उतरती अब नीचे जा रही थी। जबकि उसे अंधाधुंध सीढ़ियाँ उतरते देख रेहान की भारी और धारती आवाज़ पीछे से गूंजी थी, स्लो डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स। उसकी आवाज़ इस कदर ऊंची थी कि मुलाजिम भी किचन में कांप उठे थे। उसकी भारी भरकम आवाज़ सुनते ही वो फ़ौरन डरती हुई नूर बेगम के पीछे जा छुपी थी। मामा अभी वो उसकी तरफ उंगली से इशारा करती हुई अब नूर बेगम को बताना चाह रही थी कि वो सुबह सुबह रेहान के हाथों चढ़ गई। जबकि रेहान अपनी खुनख्वार नज़रों से उस बुद्धि को घूरते हुए गुस्से से बोला था, ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? मुझे नहीं जाना मामा, कल भी हबी ने मुझे बहुत ज़ोर से मारा, डांटा, मेरे कान भी मरोड़ा और मुझे इतनी ज़ोर से पकड़ा भी। अब भी मुझे इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं। वो रोते हुए होंके लेती अब नूर बेगम से शिकायत कर रही थी। जबकि पूरे नूर महल में उसके रोने का शोर गूंज रहा था। हयात की बात सुनते ही नूर बेगम अब परेशानी और गुस्से के मिले जुले तासरात लिए अब रेहान से मुखातिब हुई थी। क्यों रो रही है मेरी बेटी इतना ज़्यादा? क्यों मारा तूने कल उसे? हाँ, आते ही तू मेरी बेटी के पीछे पड़ गया है। हाल देख मेरी मासूम सी गुड़िया का। एक दिन में ही तूने मेरी फूल सी गुड़िया की क्या हालत कर दी है। वो अब सख्त नज़रों से रेहान को देखती हुई बोली थी, जिस पे रेहान तो बस अपना सर ही झटकता रह गया था। जवाब दो रेहान, क्यों तूने इसे मारा? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं आपकी लाडली के साथ अम्मी जान, वरना जो जो इसने कारनामे अंजाम दिए हैं इसे तो यहीं पंखे के साथ उल्टा लटका देना चाहिए। वो पंखे की तरफ इशारा करते हुए बोला था। जबकि अगली नज़र उसकी हयात पे जमी हुई थी जैसे वह सच में उसे लटका देगा, जिसे देख वह रोनी शक्ल बनाए अब अपनी रोनी आवाज़ में ममनाई थी। क्या मामा, उठो अभी के भी यहाँ से, वरना इस वेयर तो मैं एक ही जगह 2 डोज लगवाऊंगा।